दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के जो पेपर्स हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंजीनियर्स एकेडमी, जो निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी, वो आपके लिए प्रोग्राम जो चला रहा है, किसका, ई-ए-मैच का मतलब जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए हैं आपके सिलेबस में यहां पर, और वो आपके एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, जो हमने आप लोगों का सिलेबस कराया है उससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस को लेकर मैचिंग चल रही है यहां पर, और जिसके तहत मैं आज राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अब देखते हैं हम कि राजस्थान पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के डायरेक्ट नोट से कहां पर आए हैं, एग्जाम में आए हैं। और बेटा, मैंने जैसा कि आपको कहा था 90% मैं गारंटी लेने को तैयार हूं कि 90% से अबव क्वेश्चंस जो हैं अपने सिलेबस से होंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 90% से अबव क्वेश्चंस अपने सिलेबस से आए हैं। और बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जो आरएसएम एसएसबी ने अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं बता रखा था जिस चैप्टर को, उन चैप्टर से भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। बट वी कांट डू एनीथिंग, वो क्वेश्चंस आ गए जो आ गए। ठीक है, अब आगे से उनके बारे में याद रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में कब लागू हुआ। मैंने आपको बताया था राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा में गारंटी देना सपना था किसका, जवाहरलाल नेहरू का। और इस अधिनियम को ही जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। डायरेक्ट मैच है बेटा, अपना जो सिलेबस है उससे डायरेक्ट मैच है ये क्वेश्चन। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो लोकायुक्त मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, मैंने आपको क्लियरली बताया था लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आता है और कौन नहीं आता है। तो देखिए बेटा, इसमें ऑप्शन थे मंत्री, विभागीय सचिव, और राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार राजस्थान। तो देखिए जांच के दायरे में नहीं आते हैं, तो मैंने आपको बताया था जांच के दायरे में कौन कौन नहीं आते हैं। विभागीय सचिव नहीं आते हैं, सॉरी, विभागीय सचिव आते हैं, मंत्री आते हैं, विधानसभा सचिवालय के कर्मी नहीं आते हैं, और महालेखाकार राजस्थान नहीं आता है। महालेखाकार और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी क्लियरली लिखे हुए हैं मैंने दोनों नाम यहां पर, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 राइट था, ऑप्शन सी राइट था यहां पर। ये डायरेक्ट अपने नोट से मैच है। इसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। यानी कि राज्य जो सूचना आयुक्त हम लोगों ने पढ़ा था वहां से क्वेश्चन है। अब देखिए उसमें जो नियुक्ति है, मैंने आपको बताया था राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन मैंने आपको बताया था राज्यपाल की एक एचआर टीम होती है। राज्यपाल तो डायरेक्टर है कंपनी का, राज्यपाल की एचआर टीम है। अब एचआर टीम का हिस्सा कौन होता है, हेड एचआर होता है भैया सीएम। सीएम नियुक्ति करता है किसकी, एक कैबिनेट मंत्री की, जो राज्य में ही हो, राज्य का ही कैबिनेट मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री की नहीं। और मैंने आपको बताया था विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष होता है वो नियुक्ति करते हैं किसकी, राज्य सूचना आयुक्त की। तो यहां पर देखिए विपक्ष का नेता सदस्य होता है, बिल्कुल होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है क्या, जी नहीं होता भैया। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित है कैबिनेट मंत्री, मैंने बताया था कैबिनेट मंत्री राज्य का, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। और डी ऑप्शन मुख्यमंत्री खुद ही है, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर राइट था, और ये डायरेक्ट अपने नोट से मैच क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में अनुच्छेद 243 फे यानी कि 243V किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएं, निर्हरताएं का मतलब योग्यताएं और अयोग्यताओं, योग्यताओं और अयोग्यताओं को निर्हरताएं बोलते हैं, और ये 243F में है, 243V में है, सॉरी V में। और ये मैंने आपको डायरेक्ट करवा रखी थी 243V में, जितनी भी योग्यताएं वो मैंने आपको बताई थी। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था इसमें कुछ एक्स्ट्रा योग्यताएं जोड़ी गई हैं, जैसे उस व्यक्ति की जो चुनाव लड़ रहा है वह कम से कम 10वीं पास हो, घर में शौचालय बना हुआ हो, और उसके 2 से अधिक बच्चे नहीं हो। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये डायरेक्ट है अपने नोट से मैच। अगला, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 180 के तहत यदि विधानसभा में जो अध्यक्ष का पद है वह खाली पड़ा होता है, तब ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में नियुक्ति करता है किसकी, विधानसभा में जो एक कार्यवाहक, जो कार्यवाहक कह सकते हैं हम, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब नई विधानसभा चुनी जाती है तब तो भैया पद खाली रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पुरानी विधानसभा से ही किसी जो अध्यक्ष होता है या जो कोई सदस्य होता है
उनमें से किसी व्यक्ति को एक स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाती है और उसे क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, कार्यवाहक रूप से वो क्या बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और मैंने आपको क्या कहा था, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है कौन, राज्यपाल। अब यहां पर देखिए इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राज्यपाल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये आपने किया था और अपने नोट से, अपने क्लासरूम प्रोग्राम से डायरेक्ट मैच है ये क्वेश्चन। इसके बाद में आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति की। मैंने आपको जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है, राज्यपाल के बारे में जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने आपको कमिटियां भी पढ़ाई थी कि राज्यपाल के लिए कमिटियां बनी थी, क्या क्या कौन कौन सी कमिटी बनी थी। उनमें से इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था पुंछी आयोग। और मैंने क्या कहा था, पुंछी आयोग 2007 में बना था और इसने 183 प्रकार की इसने सिफारिशें की थी। उनमें से एक सिफारिश ये भी थी, ये मैंने आपको बताया भी था अपने क्लासरूम प्रोग्राम से, डायरेक्ट मैच क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 169 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 171 दो आर्टिकल हैं जो विधान परिषद से संबंधित हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था विधान परिषद के गठन से संबंधित आर्टिकल 169 है और विधानसभा का, विधान परिषद का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह आर्टिकल 171 है। ये मैंने आपको बता रखा था। तो यहां पर आर्टिकल 169 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट अपने क्लासरूम प्रोग्राम से मैच है, तो ये भी इंजीनियर्स एकेडमी मैच हुआ। इसके बाद में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से दिख रहा है आपको। 18 अप्रैल 2006 को सूचना आयोग की स्थापना जो आरटीआई अधिनियम है उसके तहत की गई थी। और आरटीआई अधिनियम के लिए आंदोलन किसने किया था, अन्ना हजारे ने किया था। सारी चीजें बताई थी मैंने बेटा आपको। राजस्थान में अरुणा रॉय के नेतृत्व में जो सूचना का अधिकार है वो दिया गया था। सारी चीजें बताई थी। 18 अप्रैल 2006 राइट आंसर, ऑप्शन ए। अपने क्लासरूम प्रोग्राम से डायरेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो देखिए 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। मैंने आपको बताया था जो नगरीय सुशासन है उसके आर्टिकल 243 टी में आरक्षण का प्रावधान है और 243 टी में सिर्फ एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, महिलाएं भी इसमें शामिल की गई हैं और सिर्फ एससी एसटी कम्युनिटी के लिए है। ओबीसी या किसी अन्य वर्ग के लिए, ना ही आपके जो अल्पसंख्यक है उनके लिए और ना ही आपके कोई भी अन्य है उनके किसी के लिए भी यहां पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था भैया, महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, 1 2 3 ऑप्शन बी राइट था। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। अपने क्लासरूम प्रोग्राम से डायरेक्टली मैच है ये चीज। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की संख्या 200 किस वर्ष की गई। डायरेक्ट क्लासरूम से है बेटा। 6वीं विधानसभा जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तब मैंने उस टाइम पर क्लियरली बताया था सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। ठीक है, तीसरी विधानसभा में 184 की गई थी, उसके बाद 6वीं विधानसभा में 200 सीटें कर दी गई राजस्थान में। और इसी विधानसभा में पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी जो सरकार है वो बनी थी। कौन सी पार्टी की, जनता पार्टी की। कांग्रेस बुरी तरीके से आ रही थी। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे कौन, भैरव सिंह शेखावत। हालांकि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए लेकिन फिर भी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। डायरेक्ट क्लासरूम से मैच है। 1977 इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला आयोजन समिति या जिला योजना समिति एक ही बात है, मैंने बताया था। और जिला योजना समिति का अध्यक्ष देखिए क्लियर शब्दों में मैंने मेंशन कर रखा है, जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंजीनियर्स एकेडमी मैच है ये भी डायरेक्ट। इसके बाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई है, तो मैंने आपको बताया था जिन क्षेत्रों का विकास सैनिक छावनी के स्थापना के बाद होता है वहां पर छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। वहां पर जो 50% निर्वाचित होते हैं, 50% मनोनीत होते हैं। जो मनोनीत होते हैं वह सेना के अधिकारियों में से ही होते हैं और छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह सेना का ही कोई अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष जो होता है वह सदन के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से चुना जाता है। छावनी बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का ही होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। और राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड कहां पर स्थापित है, राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड नसीराबाद में स्थापित है। क्लियरली बताया था मैंने आपको ये चीज। तो ये भी अपने इंजीनियर्स एकेडमी डायरेक्ट मैच है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो मैं हिंदी में यहां पर नहीं ले पाया, इंग्लिश में लिया है मैंने यहां पर। तो देखिए भैया इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी मामले की जांच कर सकता है। और दूसरे पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, दूसरे पॉइंट में कहना चाह रहा है कि भैया
जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पर भी क्या कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जांच कर सकता है। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई थी क्लास वाले प्रोग्राम में मैंने क्लियरली बोला था कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है वह स्वतः संज्ञान लेकर या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पर जांच प्रारंभ कर सकता है। और उसके बाद में मैंने आपको कराया था मानवाधिकार आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के कार्य मैंने क्लियरली लिख के बताए थे आपको इधर। तो ये भी अपने इंजीनियर्स एकेडमी क्लासरूम प्रोग्राम से डायरेक्ट मैच हुआ है बेटा क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं में गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 सरकारी विभागों में 108 सेवाएं थी, क्लियरली मेंशन कर रखा है बेटा मैंने, 15 विभागों में 108 सेवाएं थी। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को नहीं जोड़ा जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्या इसमें जुर्माना जो लगाया जाता है वह 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाता है, लेकिन जो राजकीय अवकाश होते हैं राजकीय अवकाशों को इसमें छोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी अपने क्लासरूम प्रोग्राम से डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। तो ये भी अपने परफेक्टली मैच है क्लासरूम प्रोग्राम से, इंजीनियर्स एकेडमी मैच हुआ भी है ये भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए बेटा मैंने आपको बताया था धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है और सरकार का ही कोई सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं इसे। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट, जो करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। जी नहीं, विधानसभा का हर सदस्य सरकार का हिस्सा नहीं होता है, सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार होती है। तो विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश नहीं कर सकता है, केवल ये गलत था। और ये चीज मैंने आपको बताई थी। धन विधेयक की जो प्रक्रिया पढ़ी थी हम लोगों ने, उस धन विधेयक की प्रक्रिया में मैंने आप लोगों को बताई थी कि धन विधेयक किस तरीके से आता है, क्या होता है। मैंने क्या कहा था कि जो अगर विधान परिषद इसे पास नहीं करती है तो 15वें दिन यह अपने आप पास मान लिया जाता है। जो राज्यपाल है, राज्यपाल की परमिशन के बाद ही यह धन विधेयक आता है, कि यहां पर क्लियरली बताई थी ये चीज मैंने आप लोगों को क्लास में। तो ये भी अपने इंजीनियर्स एकेडमी मैच है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बेटा यहां पर मैं आप लोगों के जो मैंने शीट दी थी, मैंने आपको शीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, क्लियरली नाम भी लिखवाए थे मैंने आपको यहां पर। तो देखो मैंने आपको जो शीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें मैंने आपको और क्लासरूम में भी बताई थी मैंने ये वाली चीज। यहां पर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, इसका क्वेश्चन मिस कर दिया था मैंने, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं। जब मैं आपको मुख्यमंत्रियों के नाम करा रहा था तब उस टाइम पर मैंने आपको कराया था और मैंने आपको बताया भी था। वीडियो वाले पेपर में पूछा गया था और इस चीज के लिए तो मैंने क्लियरली बोला भी था। वीडियो वाले पेपर में, यानी कि जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला पेपर था, उसमें पूछा गया था कि डी गोलीकांड के बाद में किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और मैंने आपको बताया था इसमें राजा मानसिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। जो शीट दी थी मैंने उसमें क्लियरली मेंशन भी करवाया था। तो मैंने आपको ये बताया भी था क्लास में कि क्वेश्चन इस बार ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर किस मुख्यमंत्री को कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पाड़िया थे, जिनको महादेवी वर्मा कवयित्री थी, उन पर टिप्पणी के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। और जगन्नाथ पाड़िया ने कह दिया था कि आपकी कविताएं होती तो अच्छी हैं पर मेरे को समझ नहीं आती हैं। और महादेवी वर्मा ने इसकी शिकायत किससे कर दी थी? इंदिरा गांधी से कर दी थी, जिसके बाद जगन्नाथ पाड़िया को अपनी जो सीएम की कुर्सी है उससे हाथ धोना पड़ा था। ये भी अपने क्लासरूम प्रोग्राम से बेटा मैच है डायरेक्ट। और बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे कंप्लीटली, जैसे भू राजस्व अधिनियम आपके सिलेबस में कहीं नहीं बता रखा था। तो इस वाले पेपर में भू राजस्व अधिनियम से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आपके कहीं बता ही नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन फिर भी पूछ लिया, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा क्या उच्च न्यायालय आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं बता रखा है, हाई कोर्ट, बट फिर भी हाई कोर्ट से में जजेस का नंबर पूछ लिया कि हाई कोर्ट में जजेस का नंबर कितना है राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, फिर भी पूछ लिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से बाहर भी गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने देखे हैं बच्चों, आपने खुद ने देखे हैं। 95% क्वेश्चन डायरेक्ट मैच है अपनी क्लासरूम प्रोग्राम से, इधर से उधर भी नहीं हुए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं निम्बस लर्निंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए सभी को इस प्रोग्राम के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.